नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी का आगे का रूट मैप क्या होने जा रहा है, इस हार से कांग्रेस पार्टी में किस तरह के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और नई राह में मुश्किलें क्या होंगी, इस पर खास चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ तीन खास मेहमान। मैं उनका परिचय करा दूं। स्टूडियो हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह साहब हमारे साथ। सिंह साहब, स्वागत है आपका। और कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं प्रेमचंद मिश्रा साहब, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आपका भी स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट, जिसके जरिए समझने की कोशिश होगी कि हार के बाद अब तक किस तरह की बयानबाजी हो रही है और आगे के रास्तों को लेकर किस तरह की अड़चनें फिलहाल नजर आ रही हैं। मिलिंद देवड़ा द्वारा राहुल के सलाहकारों पर उंगली उठाने के बाद पार्टी के भीतर ही प्रियंका वाड्रा को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा राहुल के नेतृत्व पर सवालिया निशान लगा रहा है। Even before the election, I have been suggesting that Sonia ji, Rahul ji and Priyanka have to work together as a single team. Priyanka, when we look at her, we see Indira Gandhi. हालांकि कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि इस बारे में कोई भी फैसला खुद प्रियंका ही लेंगी। कांग्रेस जनों की बहुत ख्वाहिश है और मैं समझता हूं कि इस ख्वाहिश का स्वागत होगा, लेकिन इसका फैसला हमेशा खुद प्रियंका जी पर और उनकी फैमिली पर छोड़ना चाहिए। जब प्रियंका गांधी जी चाहेंगी, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन जब चाहेंगी, देश भर के लोग, हमारे कांग्रेस के लीडर कहते हैं प्रियंका गांधी जी की मीटिंग करा दीजिए, प्रियंका गांधी जी को भेज दीजिए हमारे यहाँ, तो स्वाभाविक रूप से उनकी डिमांड है देश भर में, लेकिन ये निर्णय प्रियंका गांधी जी को लेना है। विरोधाभासों के बीच कांग्रेस संसदीय दल की पहली बैठक 24 मई को होने जा रही है। इसी बैठक में सोनिया गांधी तय करेगी कि सदन में पार्टी का नेता कौन होगा। मात्र 44 सीटें होने से कांग्रेस के पास विपक्ष का दर्जा पाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा कि सदन में पार्टी का चेहरा कौन होगा। विशाल दैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रेमचंद शर्मा मिश्रा जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे जो बड़ा सवाल यही है कि अब चेहरा होगा कौन संसद के अंदर। सरकार जिसके पास बहुमत की संख्या पहले की सरकारों से खासी ज्यादा है, कौन लड़ाई का नेतृत्व करने वाला है? देखिए, हमारा पार्टी ये मानते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हम लोग की थी इस चुनाव में वो नहीं हुआ, और न सिर्फ संख्या बल के आधार पर बल्कि कई हमारे प्रमुख नेता चुनाव में पराजित हुए। लेकिन सबसे खासियत ये हमारे लिए रहा कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी चुनकर आए और उनकी उपस्थिति लोकसभा में रहेगी। राज्यसभा में भी कई हमारे इम्पोर्टेंट लीडर पहले से भी हैं। तो मैं मानता हूं कि सदन में एक कारगर विपक्ष की भूमिका, और जो कि हमारा एक मूल मंत्र है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका रहेंगे। हमारा आवश्यक संसद को बाधित करना हमारी कार्यशैली का हिस्सा नहीं होगा। हम कंस्ट्रक्टिव स्टेप भी लेंगे और गवर्नमेंट के अच्छे कामों का समर्थन भी करेंगे और गवर्नमेंट को उनके वादा खिलाफी के लिए खिंचाई भी करेंगे। तो जब हमारे तरफ से सोनिया जी, राहुल जी स्वयं सदन में उपस्थित रहेंगे तो मैं समझता हूं हमारी भूमिका कारगर होगी। और सदन में विपक्ष अगर ये दो चेहरे हैं तो फिर किसी तीसरे चेहरे को ढूंढने की कोशिश कांग्रेस नहीं करने जा रही? नहीं, कई लोग, आप सीनियर में देखिए, कमलनाथ जी जैसे लोग चुन के आए हैं। मैं माधवराव सिंधिया जी के लड़के ज्योतिरादित्य जी आए हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं। तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में कई ऐसे लोग चुनकर अभी भी लोकसभा हमारे आए हैं जो अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, और जो हमारा पार्टी का अपना आदर्श है, काम करने की शैली है, उस अनुरूप अब हम विपक्ष की भूमिका में अपने आप को लाएंगे। और हमारा मकसद होगा कि विपक्ष सिर्फ विपक्ष के लिए ही नहीं होना चाहिए, हम एक नए रूप में भी अपने आप को लाएंगे और इस देश की जनता को बताएंगे कि विपक्ष की भूमिका इस प्रकार से भी हो सकती है। तो मेरा मकसद ये होगा सदन में कि जो वायदे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से किया, जिस पॉइंट्स पर हमारी विफलताएं थी, जिस पर हमारे लिए उन्होंने मुखालफत की और खिंचाई की, काफ़ी कुछ एक तरह से दुष्प्रचार हमारे यहाँ लगातार हमारे खिलाफ चलता रहा। तो अब जब आपको पूर्ण बहुमत मिला है और एनडीए को भी बहुमत मिला है, एक अच्छा बहुमत है आपको, तो उन वायदों को आप पूरा करिए। ये आप करेंगे, उन वायदों पर आप घेरेंगे। पुरुषोत्तम साहब, क्या वाकई इतना आसान दिख रहा है जैसे कि प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि फेसेस क्योंकि हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं, लेकिन
जिस तरह की कवायद या फिर जिस तरह की मैं कहूँ कि खींचतान या फिर बयान पिछले 2 दिनों में दिखे हैं हार की समीक्षा को लेकर या फिर सलाहकारों को लेकर, उसके बाद मुश्किल किस तरह की दिख रही है आगामी संसद के अंदर? मुझे लगता है कि संसद में कांग्रेस की जो भी स्थिति होगी वो इस पर निर्भर करती है कि कांग्रेस अब सांगठनिक और राजनीतिक तौर पर आगे क्या करना चाहती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कांग्रेस की मूलभूत समस्या पर उंगली रख दी है मिलिंद देवड़ा ने। कांग्रेस को ये निर्णायक रूप से तय करना होगा कि उसे एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चलना है या एक एनजीओ के तौर पर चलना है। मैं व्यक्तिगत रूप से समाज में एनजीओ की भूमिका को लेकर वैसे ही थोड़ा सा संदेह मन में रखता हूँ। मैं एनजीओ का मतलब काफ़ी कठोर, मेरे मन में उनके बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं है फ्रैंकली, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात तो कोई भी मानेगा, भले ही वो एनजीओ को पसंद करता हो ना पसंद करता हो, कि एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी में एक एसेंशियल फर्क होता है। ये जो कांग्रेस ने पिछले 5-7 साल में पूरी शब्दावली विकसित की है, मुझे ये बहुत रोचक लगता है कि वो शब्दावली जैसे राजनीति के प्रति वितृष्णा पर आधारित है। आप एक राजनीतिक दल हैं और राजनीति को एक बुरा काम मानते हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में एक पोस्टर था कांग्रेस का, राहुल जी और उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं की फोटो, और उस पर बैनर लाइन थी, राजनीति नहीं काजनीति। एज ए पॉलिटिक्स इज अ डर्टी वर्ल्ड। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमचंद जी क्षमा करेंगे कि सदन में कमलनाथ जी भी मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद हैं, सोनिया जी और राहुल जी तो हैं ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपको एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर चलना है। जब तक आप ये तय नहीं करते कि सरकार को कैसे किन मुद्दों पर घेरना है, और सरकार को घेरना केवल सदन में नहीं होता, सरकार को घेरना आज के ज़माने में टेलीविज़न से लेकर के सोशल मीडिया तक और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक होता है। और ये सब काम करने के लिए एक बुनियादी पॉलिटिकल कल्चर, बुनियादी पॉलिटिकल टेम्परामेंट की ज़रूरत है, जो मुझे अजीब लगता है एक राजनीतिक ऑब्जर्वर होने के नाते कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी ने जैसे कॉन्शियसली उस पॉलिटिकल कल्चर से अपने आप को दूर किया है। और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं फिर से कहूँ कि मेरे लिए चौंकाने वाला दृश्य था कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये घोषणा करे कि वो राजनीति नहीं करती, केवल काजनीति। मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा रणके सिंह साहब, क्योंकि कांग्रेस पहली बार नहीं आ रही है। 1970 से लेकर कई बार ऐसे मौके आए जबकि करीब करीब ऐसा लगा कि विपक्ष ने या फिर जो उस वक्त के दल हुआ करते थे उन्होंने जनादेश के जरिए कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर दिया। तब कांग्रेस किस तरीके से खड़ी होती नजर आती थी, और आज जो कांग्रेस है क्या उसमें वो गुण या फिर मैं कहूँ संकेत या लक्षण नजर आते हैं खड़ा होने के, या फिर वाकई जो कि पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, भले ही दिखाने की कोशिश की जा रही हो? कविन, सवाल बड़ा अच्छा है कि पिछली बार जब हारी तो कांग्रेस कैसे खड़ी हुई, और क्या आपकी बार भी वही फॉर्मूला लगा के खड़ी हो सकती है? इस बार जो फंडामेंटल अंतर है वो ये है कि पब्लिक सिग्नल्स दे रही थी, 3 साल से सिग्नल्स दे रही थी कि ये हमारे एस्पिरेशंस हैं, आप इस पे खरे उतरिए, हम आपको खैर मकदम करेंगे। जब दलित के यहाँ राहुल गांधी गए तो पूरे देश में एक पॉजिटिव अवेयरनेस थी कि नहीं, कोई एक आदमी है जो कम से कम इस लेवल पे आके सोच रहा है। कांग्रेस का पॉलिटिकल, बड़ा बढ़िया पुरुषोत्तम जी ने कहा, इसका जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वही खत्म हो रहा है। कैडर और गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही सीधा डिस्कनेक्ट है। 4 बहुत अच्छे प्रोग्राम इन्होंने दिए थे। आप अगर देखें तो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए शायद वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्राम्स में से हैं सर्व शिक्षा अभियान, NRHM, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी। ये अपने आप में अद्वितीय प्रोग्राम थे, लेकिन न तो ये मासेस को कम्युनिकेट कर पाए या न डिलीवरी चैनल के करप्शन को ये दूर कर पाए। नहीं कर पाए तो कम से कम ये तो कह सकते थे कि भाई बिहार में पुरुषों का गर्भाशय निकाल दिया जाता है, हमने भेजा वहाँ गरीबों के लिए पैसा बीमा में, स्वास्थ्य बीमा में, और आप ताज्जुब करेंगे कि हाजीपुर में सैकड़ों पुरुषों का गर्भाशय निकाल दिया गया जो भगवान ने नहीं दिया उनको। तो कम से कम कांग्रेस ये कम्युनिकेट कर सकती थी कि भाई हमने तो पैसा भेजा, 30,000 रुपया हमने प्रति व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए भेजा, और ये करप्ट सिस्टम हमें नहीं चलने दे रहा है, इतना ही कम्युनिकेट कर देते। तो कांग्रेस में वो जो एक वॉकओवर देना,
युद्ध के टाइम पे सीधे विड्रॉ कर लेना, ये सिग्नल्स जनता ने सबको दिए थे। सड़क पे आके अन्ना हजारे के आंदोलन में खड़े होके जीरो टॉलरेंस ले आइए, ये मैसेज था। बलात्कार होता था तो लड़के खड़े हो जाते थे। ये मैसेज सिर्फ मोदी के लिए नहीं था, ये कांग्रेस के लिए भी था। एक बात जोनू सिंह, फिर आप जारी रखिएगा। जब वो लड़के खड़े होते थे या वो लड़कियां खड़ी होती थी बलात्कार के विरुद्ध, तो इस देश का गृह मंत्री कहता था कि ये माओवादी हैं, मैं इनसे बात करने नहीं जाऊंगा। आप जरा सोचिए, वो स्कूली बच्चे आपको माओवादी नजर आते हैं। ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच कांग्रेस ने रखा। हम लोग अफसोस कर रहे थे कि अगर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ से ही आदमी कह सकते हैं कि ये तो गलत कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो कल्चर था जिसमें कैडर, सेकंड रंग लीडर, थर्ड रंग लीडर ये होते, आज भी देखिए इस पूरे हार की एनालिसिस करनी है तो वही पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें सोनिया जी गलत नहीं है, राहुल गांधी गलत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कि कह दे कि नहीं साहब, एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी बनाइए, वो इन हार के कारणों को समझे, और अगर उसमें सोनिया जी गलत है, राहुल जी गलत है, उनका नेतृत्व गलत है, तो वो इस बात की रिपोर्ट दें और इसको रिव्यू किया जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयान आए हैं उसमें कुछ भी इस तरह का नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए शायद जो सबसे अहम बात आपने कही कि संकेत जनता दे रही थी, क्या उन संकेतों को कांग्रेस पढ़ने में नाकाम रही, या फिर जो आज बयान आ रहे हैं कि सलाहकार जो थे वो पूरे तरह से जिम्मेदार हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के नेता से कि असल में आगे क्या अभी भी उसी रास्ते पर तैयारी हो रही बढ़ने की जो पिछले 5 या 10 साल में देखा है, या फिर कुछ बड़े आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ब्रेक के उस बाद ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश देशांतर। बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की, उसके आगे के सफर की, उसके आगे के रास्ते की, और क्या और किस तरह का बदलाव उसे एक बार फिर से खड़ा करेगा, और क्या ये मुमकिन है फिलहाल का जो दौर कांग्रेस में नजर आ रहा है। प्रेमचंद जी, 2-3 जो बयान आए, अगर मैं उनके शब्दों को देखूं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिंगल टीम की तरह शायद कांग्रेस काम नहीं कर पाई। दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि राहुल की बजाय प्रियंका को आगे बढ़ाने की कोशिश देश में होनी चाहिए थी। तीसरा यह है कि एडवाइजर हार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। क्या वाकई इन तीनों पर गंभीरता से कोई मंथन आप की पार्टी करने जा रही, जैसा कि एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि कुछ बड़ी चीजें, क्योंकि कांग्रेस से पहले भी खड़ी हुई है लेकिन उसके लिए उसने अपने अंदर और सिस्टम में काफी बदलाव किए थे, क्या वो मुमकिन नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बुरी तरह से पराजित हुए हैं, और हमें इस पराजय के बाद इस तरह के रिएक्शंस तो झेलना है, सुनना है। इस तरह के बयान आएंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप हार जाते हैं तो आपको 10 बात सुनना होता है। लेकिन अगर जैसे मिलिंद देवरा ने कहा, मिलिंद देवरा उस टीम के सदस्य हैं, वो बड़े नज़दीक हैं, सिस्टम में हैं। आज आप हारने के बाद ये बात कह रहे हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है राहुल जी से मिलने में, सोनिया जी से मिलने में। आप आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको ये सवाल पिछले 2-4 साल से खड़े करने चाहिए थे। लेकिन मैं इसे अगर इस तरह से कहूं, मैं बता रहा हूं, अगर कोई टीम का कोर मेंबर इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि सलाहकारों के चलते हारे, नहीं, तो और गंभीर बात है। नहीं, ये आपके हार के चलते निराशा जो उपजी है, ये उसका प्रकटीकरण है। आप राहुल जी के नजदीकी थे, हमारी सरकार में थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आप यंग हैं। जो टीम गिना जाता था राहुल जी के साथ यंग लोगों में, उसमें मिलिंद देवरा थे, और आज आप ये बात कह रहे हैं। मैं इनकी उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। एक मिनट मुझे फिनिश करने दीजिए। समस्या कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ। अगर जिन चीज़ों की ओर एनके सिंह जी ने और पुरुषोत्तम जी ने इशारा किया कि हम उन चीज़ों को पढ़ नहीं पाए, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हमें कहीं न कहीं जनता से जो कनेक्टिविटी हमारा होना चाहिए था, वो हम उसमें कमज़ोर रहे। यही सवाल उठता है कि क्यों कमज़ोर रहे, कि हमारे वर्कर्स कहीं न कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने से कतराते रहे। या तो सत्ता में दिमाग में होता कि हम पावर में हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, हम तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उन चीज़ों को, जैसे अन्ना के एजिटेशन को हम पढ़ नहीं पाए। हमने काम किया, हमने लोकपाल बनाया, हमने कानून लाया, हमने सारे काम किए। कुछ काम पुरुषोत्तम जी ने और इन्होंने गिनाए हैं जो अच्छे काम हुए भी हैं। लेकिन जनता के बीच में जो हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार लगातार होता रहा, भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, तो उन चीज़ों को लेकर जो भ्रम दूर करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो कनेक्टिविटी हमारा कमजोर हो गया। जनता नहीं कर पाया। मैं ये कहूं कि क्या उस भ्रम में आपके बड़े नेताओं के जो बयान थे वो आग में घी डालने वाला काम कर रहे थे? किसी भी बड़े मुद्दे पे हो सकता है, करप्शन की बात हो, मैं मानता हूं, किसी बड़े घोटाले की, हमारे कई नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे लोगों को चिढ़ होती थी, आखिर ये बयान क्यों आ रहा है। हम लोग जैसे वर्कर भी फील करते थे ऐसा बयान क्यों आ रहा है। प्रेमचंद जी, 1 मिनट क्षमा करेंगे।
जैसा सिंह साहब ने संकेत किया कि अगर सचमुच मिलिंद देवड़ा उस टीम के सदस्य हैं और तब वो ये कह रहे हैं तो ये और भी चिंता की बात है। लेकिन असल में कांग्रेस नेतृत्व की इस समय जो समस्या है उसके बारे में हम लोग क्या बात करें, उसके बारे में तो 400 साल पहले बाबा तुलसीदास बता गए। मैं उनकी एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ बाबा तुलसीदास की। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगय नाश। ये विभीषण कहता है रावण से। जब आपका सलाहकार और आपका गुरु और आपका चिकित्सक आपको सच्ची राय देने की बजाय मुंह की बात करने लगे तो हाल वही होता है जो कांग्रेस का हुआ है कि आप 44 सीटों पर पहुंच जाते हैं। क्षमा करेंगे प्रेमचंद जी, क्षमा करेंगे। रही बात आपने जो सवाल पूछा था रिकवरी, सन 77 के हार के बाद कांग्रेस की रिकवरी कैसे हुई थी? इंदिरा जी बेलछी गई थी, याद कीजिए, उस घटना का एक सिंबॉलिक महत्व था। और वो राहुल जी की तरह एक दिन जा करके और फिर फोटो खिंचा के भूल नहीं गई थी। और वो तो 24 घंटे टेलीविजन का जमाना भी नहीं था। इंदिरा जी बेलछी गई थी। सारे देश में कांग्रेसी सड़कों पर आए थे इस सूझ पर, खास करके उस शाह कमीशन की जो रिपोर्ट और उसको लेकर के सब हो रहा था हंगामा। इसी तरह जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए मैंने आपसे एक मूल बात कही, और इस समस्या को कांग्रेस को फेस करना पड़ेगा। आप एक राजनीतिक पार्टी और राजनीति आपको डर्टी वर्ल्ड लगने लगा है। आप राजनीति नहीं काजनीति में विश्वास करते हैं। ये टिपिकल एनजीओ एडियम है, ये टिपिकल एनजीओ एडियम है कि हम तो साहब काम करते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं, चैरिटी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे नहीं चला करती। और अगर यही तरीके से चलेगा उस स्लोगन के सुनिए, अगर यही तरीके से चलेगा तो अगले चुनाव में 44 की जगह 14 रह जाएगी। प्रेमचंद जी, क्या वाकई जो संकेत आशंका जो मैं कहूँ क्यों ऐसी है, क्यों ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने असल कारणों को जानने की बजाय सिर्फ चापलूसी में लगी हुई है? क्यों ये कहा जा रहा है कि जो नेता कोर टीम के मेंबर थे अगर वो अपनी ही कोर टीम पर आरोप लगा रहे हैं? एक मिनट प्रेमचंद जी, आप जवाब दें उसके पहले एक बात और कह दूं, जो सिंह साहब जो कह रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए, ये कांग्रेस कल्चर की समस्या है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना सचान जी, वो कांग्रेस कल्चर में उस सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। यहाँ समस्या क्या है कि अगर चुनाव में जीत हो गई होती तो सारा श्रेय राहुल गांधी का होता, और हार हो गई तो सारा कुछ श्रेय जो है वो सचिन पायलट से लेकर प्रेमचंद मिश्रा तक का है। राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं। देखिए ये कांग्रेस कल्चर है अनफॉर्चुनेटली। देखिए समस्या जो थी, मैं इन लोगों ने बात को डाइवर्ट कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि चूंकि हम बुरी तरह से पराजित हुए तो हमें इन चीज़ों को अब सुनना है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन राजनीति नहीं काजनीति, ये स्लोगन के पीछे एक व्यापक अर्थ था कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। जो जैसे बीजेपी ने संसद को चलने नहीं दिया लगातार, तो वो पॉलिटिक्स हो रही थी, नहीं हम ठप करो, नहीं करने दें, हंगामा करेंगे। हम काम में विश्वास करते हैं, वो एक व्यापक उद्देश्य था, उसको लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, अब आप मुझे बोलना ही नहीं देंगे तो फिर क्या, हमारा सारा समय तो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आगे क्या आपकी पार्टी ऐसा करने जा रही है, आप लोगों को ये फील है कि कैसे बदलाव होगा? मुझे आप 1 मिनट का समय दी। बिल्कुल, देखिए चुनाव परिणाम के दिन ही हमारा सर्वोच्च नेतृत्व आता है सामने में, पब्लिक से बोलता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्किंग कमेटी हमारी बैठती है, वर्किंग कमेटी ने उनके रिजिग्नेशन को दरकिनार किया कि नो, काम करना है। इस चुनौती के समय लीडरशिप के ऊपर सवाल अगर मीडिया उठाए या विपक्ष की तरफ से आता है कि नहीं इनके चलते हम हार गए, तो कांग्रेस अपना नेता का चयन कांग्रेस करेगी। हम बीजेपी के कहने पर अपना नेता नहीं बदलेंगे। बिल्कुल, हमारे नेता राहुल गांधी आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सोनिया जी आज भी हैं, कल भी रहेंगी। प्रियंका जी को लेकर भी आपने सवाल उठाया, प्रियंका गांधी, सवाल मेरा नहीं था, आपके पार्टी के कई नेताओं कई लोगों ने, और एक आम धारणा भी है, हम सब उस चीज़ को फील करते हैं कि प्रियंका जी में लोग इंदिरा जी की एक तरह से मूर्ति देखते हैं और उनके प्रति लोगों की अलग अलग राय है। प्रियंका जी रायबरेली अमेठी उनका चयन है, उनको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक तरह से हैं, पार्ट एंड पार्सल हमारी कांग्रेस फैमिली की हैं और नेतृत्व में ही हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये उनको तय करना हो, जिस दिन वो डिसाइड कर लेंगी तो कांग्रेस का एक एक वर्कर, इस देश का आम जनता तैयार बैठा है वेलकम करने के लिए, वो समस्या नहीं है। ये उनको तय करना है। जब आप ये सेंटेंस कहते हैं इसका मतलब समझ रहे हैं। एक व्यक्ति को, एक महिला को जिसका नाम प्रियंका गांधी है, जो गांधी परिवार के, आप कहते हैं कि साहब हम सब चाहते हैं, फिर अगला सेंटेंस कहते हैं ये उनको तय करना है। पार्टी रसातल में जा रही है और प्रियंका गांधी के चॉइस पे रहेगा कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, अगर आप पार्टी में है तो आपको आना पड़ेगा, वरना आप बाहर जाएंगे। प्रियंका जी ने कहा है पार्टी के सदस्य हैं भी कि नहीं, आप पार्टी की एक्टिव मेंबर हैं, पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं
और रायबरेली अमेठी में हमारा पार्टी का काम वो देखती हैं। ये मतलब इलॉजिकल लगता है जब आप कहते हैं कि प्रियंका गांधी को हम सब चाहते हैं, राहुल गांधी को हम सब चाहते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास समय है तब बैठा हूँ। अगर हमारी कुछ पारिवारिक दायित्व होता तो हम नहीं बैठते। तो आप ये चैप्टर खत्म कर दीजिए। उन्होंने कहा, तीसरे दिन आप क्यों कहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा पारिवारिक दायित्व है, पहले मैं वो देख रही हूँ, एक समय आएगा मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी। तो ये उन्होंने कहा हुआ है, प्रियंका जी को पॉलिटिकली एक्टिव होना है, उनका पॉलिटिकल रोल होना है। नहीं प्रेमचंद जी, ये बात अपनी जगह है कि प्रियंका जी आएंगी तो जाहिर है कि कांग्रेस में जोश आएगा, लोग उनमें इंदिरा जी की छवि हिम्मत कह दे कि नहीं, वो उनकी जब इच्छा हो तब ना आए, मैं अभी चाहता हूँ अभी आए। मेरा इस पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुश्किल ये है कि अगर कांग्रेस के लिए उपादेय हैं तो बुलाइए सिंह साहब, मेरा इस पर नहीं है तो कहिए कि पार्टी से बाहर जाइए। मेरा इस पर दूसरा सोचना है, मुझे वाकई नहीं लगता कि प्रियंका जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा। वो एक अलग चैप्टर, मुझे वाकई नहीं लगता। मैं ये मानता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जब तक कांग्रेस ये तय नहीं करती निर्णायक रूप से कि उसे फिर से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में चलना है, जिसमें कैडर होगा, या कमांड सिस्टम होगा, या राजनीति को एक गंदा शब्द मानते हुए एनजीओ कल्चर में चलना है। एनजीओ कल्चर में आप चलेंगे तो चलिए, देश में कई एनजीओ हैं, आप संभवतः सबसे बड़े और संपन्न एनजीओ होंगे, लेकिन फिर आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगे। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू पॉलिटिक्स और यू वांट टू डू योर एनजीओ वर्क। और आपको ये तय करना है कि जब लोग राजनीति का या राजनीति शब्द का दुरुपयोग करते हैं तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप उस शब्द का पुनरुद्धार करेंगे या स्वयं उस शब्द का परित्याग करके राजनीति की बातें करेंगे। जो बात आप कह रहे थे प्रेमचंद जी, प्रियंका गांधी को लेकर तमाम कांग्रेसी मानते हैं कि इससे एक नई जान आ सकती है। सवाल मेरा ये है सिंह साहब आपसे, जब किसी पार्टी के पास, किसी आमतौर पर एक इंसान के पास कोई एक ऐसा अस्त्र होता है जिस पर वो भरोसा करता है, तो सबसे खराब दिनों में उसका इस्तेमाल वो करना चाहता है। आखिर क्या वजह है कि उस अस्त्र को अभी भी अगर डिप्लॉय नहीं किया जा रहा, उसे भी पर्दे के पीछे छुपा कर रखा जा रहा है? क्या वो उसको ये भी डाउट है कि वाकई ये काम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर पार्टी के अंदर कहीं कोई एक ऐसा खेमा नजर आता है जो नहीं चाहता कि वो लीड करे? नहीं, मुझे लगता है कि इस समय सोनिया गांधी परिवार को लेके कोई दूसरा राइवल खेमा तो है ही नहीं। मुश्किल ये है कि हर पॉलिटिकल प्रोसेस में होता है कि कोई एक कमांड सिस्टम होता है और एक ओम्बड्समैन का रोल करते हुए कुछ लोग बैठते हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हो चाहे ना हो, वो बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये गलत, तो कितना भी बड़ा हो पार्टी का वो बताते हैं। बीजेपी में भी ये प्रक्रिया रहती है। आडवाणी ऐसे टावरिंग पर्सनालिटी को अचानक जब लगा कि नहीं ये पार्टी के उसमें नहीं कर रहे, कॉन्सोनेंस में नहीं है, दबा दिया गया। आपके यहाँ आज आप सोचिए कि रसातल में पार्टी जा रही है 44 पे, मैं खैर संख्या से नहीं जाता, एफपीटीपी सिस्टम है, आप 11 करोड़ आपको वोट मिले हैं, आपका टोटल वोट परसेंटेज 19.1 है, जबकि आप 28.6 पे थे। करीब 9-10% का आपका ड्रॉप हो रहा है। और इसके बाद एक भी कोई ये नहीं है जो कोई नहीं है, आप कोई इस्तीफा ना दिलवाइए, कम से कम ये तो ये है कि पूरे हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैं नहीं मानता कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस जीती है, वो व्यक्ति जीती है। ठीक इसी तरह ग्वालियर और छिंदवाड़ा, गुना और छिंदवाड़ा में पार्टी नहीं जीती है, वो दो जीत हासिल की। सही करें आप। यानी आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली से लेकर के मतलब बैतूल तक, रायपुर तक आपकी पार्टी का एक एमपी नहीं है, और आपको ये ऐसी स्थिति नहीं लग रही कि जिसमें आप बहुत गहरा और बुनियादी आप जरा सोचिए एनालिसिस की कितनी कृपणता है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं नहीं साहब पिछली बार से हमारे वोट बढ़े हैं, मतलब वो असेंबली से तुलना कर रहे हैं। कंपेरेबल्स में कंपेयर किया जाता है, 2009 से कंपेयर करेंगे तो 11% वोट गिरे हैं। इसके बावजूद एक व्यक्ति खड़ा होता है जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, कहते नहीं साहब पिछले वाले से हमारे बढ़े हैं। कितना आप शुतुरमुर्गी अप्रोच रख रहे हैं। ऐसा है, जब आप मीडिया से बात करेंगे तो क्या उसमें बताएंगे आप? कहिए कि हार गए, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वोट हार गए, मेरी गलती। कहीं न कहीं पब्लिक से हमारा संपर्क टूटा है, पब्लिक हमसे नाराज हुई है। आप ये मत कहिए ना कि आपके वोट बढ़े, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वोट कैसे कहेंगे बढ़ा है? आप कहेंगे तो हंसेंगे लोग। आपके जो सवाल होते हैं उसमें हमें अपने तर्क देने होते हैं। चलिए प्रेम जी, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे चलते चलते अगर मैं समझना चाहूँ बदलाव के लिए आपकी नजर में क्या बड़ी 3 चीजें हैं जो कि होनी चाहिए कांग्रेस को रिवाइवल के लिए, उसको वापस खड़ा करने के लिए? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस परिणाम के बाद पार्टी के अंदर टॉप टू बॉटम गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम आने चाहिए। और मैं समझता हूँ नेतृत्व इन चीज़ों को गौर कर रहा है, क्योंकि अभी 2-4-5 दिन हुआ है, नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, हम इस प्रोसेस में हैं ऑलरेडी, और राज्य भर इसकी समीक्षा होगी। और फिर से कहीं न कहीं हमारा ये मानना है कि हम
जो पुराना हमारा ढर्रा था काम करने का, संजय जी के समय, राजीव जी के समय, हम लाएंगे। यूथ कांग्रेस NSY को मजबूत संगठन बनाना है, यंग फोर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाना है और कॉमन पीपल के बीच में जाके जनता के सवालों पर संघर्ष का जो रास्ता हमने छोड़ दिया था, 10 साल सत्ता में बैठे रहे, उसके चलते कहीं ना कहीं हम पब्लिक इश्यूज पे चुप हो जाते थे। अब हमें अपने आप को जोड़ने के लिए फिर से उन आंदोलनों का हिस्सा बनना पड़ेगा और आंदोलन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस को एक एजिटेशन का रास्ता लेना पड़ेगा और आम जनता का भरोसा मैं आपको मानता हूं कि कई बार हम सत्ता से बाहर हुए हैं, लेकिन इस देश की जनता ही हमें 2-2.5 साल के अंदर भी फिर से सत्ता में भी लाई है। और जिन पर आरोप लग रहे हैं सलाहकारों पर, उनका क्या होगा? देखिए, ये एक पार्ट ऑफ, जब आप असफल होंगे तो आपके दाएं बाएं लोगों पर लोग सबसे पहले आसानी से लोग नहीं, आपकी पार्टी के कोर चेहरे जो फेस उनको नहीं लगाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत, उन्हें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो उस हिस्सा थे उस टीम के। तब अगर वो बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल एक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बात कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है ना? सुनिए नहीं वक्त हमारा बहुत संक्षेप। मैं ये प्रेमचंद जी से नहीं कह रहा हूँ, उन सलाहकारों को कहना चाहता हूँ, अगर सुन रहे हो तो, जिस मैनेजमेंट और NGO कल्चर को वो कांग्रेस पर लागू करना चाहते हैं उसमें एक नीति होती है कि सो द रिजल्ट और गो होगा, सो द रिजल्ट और गो होगा। मैं समझता हूं व्यापक परिवर्तन आपको कॉर्पोरेट कल्चर में ये होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड हायर एंड फायर। चलिए प्रेमचंद जी, मेरे ख्याल से वेट कीजिए, अच्छे परिणाम आएंगे और संगठन फिर से चुस्त दुरुस्त होगा और हम जनता के विश्वास फिर से हासिल करेंगे। हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर ऐसा होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए और अलग अलग पहलुओं को सामने लाने के लिए। तो देश देशांतर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।